बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल टॉपिक का नाम है। और इसमें हम इससे पहले हमने डिस्कस किया था सीआरओ। आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क, सबसे पहले तो हम टॉर्क को डिफ़ाइन करेंगे कि टॉर्क हमारे पास क्या है। ठीक है, तो टॉर्क के लिए हमारे पास टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हमें चाहिए होती हैं जो किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रही हो। जैसे एक स्टीयरिंग व्हील हमने बनाया है। अब स्टीयरिंग व्हील एक ही ऑब्जेक्ट है और उस एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट्स पर टू फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। एक है F1 और दूसरी है F2। अगर आप देखें तो इसके जो F1 है और जो F2 है, ये इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन हैं। एज अ रिज़ल्ट ऐसी फोर्सेस के नतीजे में बॉडी जो है वो क्या करती है, रोटेट करती है। और इन दोनों फोर्सेस के मिलने से हमारे पास एक कपल प्रोड्यूस होता है जिसे हम कपल कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों की जैसे रोटेशन प्रोड्यूस होती है, इस चीज़ को हम कहते हैं टॉर्क कपल। अब टॉर्क की जो डेफिनेशन थी, उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो कुछ इस तरह से है कि टॉ इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस को अगर आप देखें तो ये डॉटेड लाइन से, स्टीयरिंग व्हील के अंदर डॉटेड लाइन से एक लाइन ब्लैक कलर में शो की गई है। ठीक है, इसका F1 के साथ भी परपेंडिकुलर बन रहा है और F2 के साथ भी परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो लाइन है, इसी चीज़ को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉर्क की जो डेफिनेशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, तो उस एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम देखें तो हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड, इसके भी डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पास टू फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 है और दूसरी F2 है। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस को भी अगर आप देखें तो ये कपल प्रोड्यूस कर रही हैं और एज अ रिजल्ट रॉड रोटेट करेगा। ये इसकी रोटेशन जो है ये बिलो वाली डायग्राम में शो की गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर अबव फिग में आप देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस A बन रहा है, जबकि बिलो फिग में अगर देखें तो ये रॉड रोटेट हो चुका है। ठीक है, रोटेट होकर इसकी एक हाइपोटेनियस पोजीशन बन चुकी है और उस पोजीशन पर जो A डिस्टेंस है अब वो F1 के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा, ना ही F2 के साथ वो परपेंडिकुलर जो है वो रिलेशन बना रहा है अपना। तो F1 के साथ इस वक्त परपेंडिकुलर जो बना रहा है वो A का कंपोनेंट है। ठीक है, हम ऐसे केसेस में ए को कंपोनेंट बोल लेते हैं क्योंकि एक्स कंपोनेंट फोर्सेस के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन बना रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस ए ही होगा, बट यहाँ पे ए जो है वो ए का कंपोनेंट हम ले रहे हैं ए एक्स, और ए एक्स जो है वो हमें पता है कि किसके इक्वल होता है। कन्वेंशनली फिजिक्स के अंदर जो है ए एक्स हमारे पास होता है ए कॉज ऑफ अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम अल्फ़ा एंगल ले रहे हैं तो इसलिए हम कॉज अल्फ़ा लिखेंगे। तो इस तरीके से टॉर्क इज इक्वल टू एफ ए कॉज ऑफ अल्फ़ा आ जाता है। नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे टॉपिक में जो है हमारे पास एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ठीक है, उसके दरमियान में फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। उसके अंदर हमने एक कॉइल ली हुई है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, और उस कॉइल को हमने नाम दे दिया है A B C और D का। अब फर्स्टली हमने क्या करना है कि हर साइड पे फोर्स की डायरेक्शन बतानी है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है इस वायर पे। तो फर्स्ट जो है हम फोर्स के बारे में बताएंगे कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमें पता है। ऐसे केसेस में किसके इक्वल होता है, I L B साइन ऑफ थीटा। फर्स्ट टॉपिक में इस चैप्टर के हमने ये रिलेशन पढ़ा था। अब हम A B पे जाते हैं। तो ए बी पैच के अलोंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेंथ की डायरेक्शन है, ए बी के अलोंग जो लेंथ की डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ लेंथ की डायरेक्शन है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बी से ए की तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल होने की वजह से इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा। यहाँ पे 180 डिग्री अगर मैं पुट कर दूँ, ठीक है, तो हमारे पास साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। एज अ रिजल्ट फोर्स भी क्या हो जाएगी, इस पैच पे 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पेज है हमारे पास बी सी पे अगर हम जाएं तो बी सी में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखें और हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो इन दोनों की डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो दोनों एक दूसरे के
किस तरह से हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहले हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं, एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब बी सी हम ले रहे हैं, तो बी सी की लेंथ जो है उसको मैंने एक एरो से यहाँ नोट किया हुआ है, ठीक है। और फील्ड की भी मैंने डायरेक्शन इस एरो से बताई हुई है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और लेंथ की है, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो इन दोनों का रिलेशन बन रहा है वो परपेंडिकुलर बन रहा है, और परपेंडिकुलर केस में एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री से हमारे पास ये एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री होगा, और साइन ऑफ 91 होता है, एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी आ जाता है। अच्छा, ये हमारे जो है फोर्सेस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डीसी पाथ। तो डीसी पाथ में अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास फील्ड लाइंस और लेंथ की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हमारे पास एंगल 0 हो जाएगा, एफ 0 हो जाएगी, एंगल 0 हो जाएगा, एफ 0 हो जाएगी। डी ए के अलॉन्ग अगर हम देखें तो अगेन हमारे पास जो है साइन 90 डिग्री ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि लेंथ उसकी लो वाली डायरेक्शन में होगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से इस तरह होंगी, ठीक है। अगर हम फिग में चले जाएं तो फिर से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लेंथ की डायरेक्शन इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगेन साइन 90 डिग्री आ गया, एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ टू साइड्स पे फोर्स लग रही है, एक एफ बी सी पे और एक एफ ए डी पे, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है आई एल बी के। तो अब कपल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक फोर्स अपवर्ड लग रही है और दूसरी डाउनवर्ड लग रही है। अब टू फाइंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे साइड बी डी और सी ए के अलॉन्ग, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो अगर साइड बी डी पे हम देखें, ठीक है, तो हमारे हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है। ये जो फिंगर कर्लिंग फिंगर होंगी ये किसकी डायरेक्शन बताएंगी, बी की डायरेक्शन बताएंगी, और हमारा थंब जो है ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की डायरेक्शन, और हमारे हाथ की जो हथेली है ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। तो अब करंट डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरीके से पता चलेगी, ये आपके पास तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बिल्कुल इस तरह से है, ठीक है। तो मैंने कहा मेरी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट हैंड की ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में है, जबकि ये थंब जो है ये मेरा करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन में। तो ये मेरी हथेली है जो किसकी तरफ है, इस पेज की तरफ है, इसका मतलब ये हथेली जो है फोर्स की डायरेक्शन में आ रही है और वो पेज की तरफ है, और ये क्रॉस जो है ये यही शो कर रहा है कि इनटू द पेज हमारे पास फोर्स लगेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो इनटू द पेज तो हम नहीं शो कर सकते, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे अपवर्ड हम शो कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगेन मैं अपना राइट हैंड रूल ही यूज़ करूँगी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताऊँगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के साथ साथ फोर्स की करंट की डायरेक्शन भी बताऊँगी। तो इस साइड पे करंट मेरा जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है बिलो, ठीक है। तो इस वक्त मेरी जो हथेली है, अगेन मैंने अपनी हथेली को इस तरह से रखना है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही हो, ठीक है, कोई और ना हो। तो मैं अगेन अपने राइट हैंड को अगर यूज़ करूँ तो राइट हैंड मेरा यहाँ लग तो नहीं रहा, लेकिन ये है कि ये जो है मेरी फिंगर्स ये किसकी तरफ जाएंगी, इन लाइंस की तरफ, जबकि थंब जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इस चीज़ को आप करके देख लें, इसको यूँ करके अगर देख लें, ठीक है। तो ये मेरी हथेली जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में है, ठीक है, जबकि मेरा जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हथेली की तरह आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन जो है इस वक्त यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो हमारी तरफ होगी, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे शो तो नहीं कर सकते, इसलिए हम कह देते हैं कि यहाँ पे कि कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इन शॉर्ट के इस तरफ फोर्स जो है वो इनटू द पेज लग रही है और इसमें आउटवर्ड फ्रॉम द पेज फोर्स लग रही है। तो एज अ रिजल्ट दोनों फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन मैंने बता दी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस ए, चूँकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है इसलिए एक ही एफ लेते हैं हम। तो आई एल बी क्रॉस यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बन रहा है, इसको मैंने ए लिख दिया, आई एल ए बी हो गया, ठीक है। बी एज इट इज़ एल और ए हमारे पास विड्थ है और एल लेंथ है, तो विड्थ और लेंथ जब मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या आता है, एरिया आता है, आई ए बी हो गया। ये सिंगल लूप की बात थी। अगर हम इसको बात कर लें एन लूप्स के लिए तो हमारे पास ये फार्मूला जो है वो चेंज हो जाता है और ये बन जाता है एन आई ए बी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर हम कॉइल को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो रोटेट करते हुए क्या होगा कि इसका पाथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले हॉरिजेंटल था, ए डिस्टेंस था सीधा सीधा, लेकिन अब ये रोटेट हो गया। रोटेट होने वाला केस जो पहले अभी हम पढ़ के आए थे, यहाँ पे हमने ये रोटेट कर लिया था, ठीक है। तो रोटेट करके इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी थी। अब हम ए वाला जो है वो टॉर्क में नहीं ले रहे थे, जबकि इसका चेंज हो चुकी थी। अब हम ए वाला जो है वो
टॉर्क में नहीं ले रहे थे, जबकि इसका कंपोनेंट ए एक्स ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि ए एक्स फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना था। बिल्कुल ऐसे ही जब ये कॉइल हमारे पास रोटेट होगी तो रोटेट होकर पहला इसका जो ए वाला कंपोनेंट था अब वो हॉरिजेंटल पोजीशन में चला गया, ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल में ए चला गया, जबकि ए को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, एक उसका ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट बनाते हैं, एक वर्टिकल, तो वर्टिकल तो हम नहीं लेते, हॉरिजेंटल लेते हैं, क्योंकि फोर्स के साथ जो है हॉरिजेंटल वाला परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऐसी केसेस में ए एक्स कब लेते हैं, जब रोटेट हो जाता है, ठीक है, रॉड हमारा रोटेट हो गया, कॉइल हमारी रोटेट हो गई, तो रोटेट होने के बाद कर्व सी शेप आ गई है, ठीक है, तो उस शेप में हम कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, और कौन से कंपोनेंट का, ए एक्स का, तो एज अ रिजल्ट ये ए कॉज ऑफ अल्फ़ा में ओपन होता है, और इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला जो है वो बनता है टॉर्क का, NIAB कॉज ऑफ अल्फ़ा। अब लास्ट बात हमारी ये है कि यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि टॉर्क जो है वो साइन, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हम साइन ऑफ एंगल, तो साइन ऑफ एंगल भी हम यहाँ पे, चूँकि हमारा टॉपिक इस तरह से था कि हमने उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया और इस तरह से उसका एंगल को भी देखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बन रहा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक हमने कॉज ऑफ अल्फ़ा एंगल लिया। यहाँ पे हम साइन ऑफ अल्फ़ा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब, कि अगर कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो एंगल हम ले रहे हैं वो वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान होना चाहिए। अगर हमारा एंगल वेक्टर एरिया और फील्ड के दरमियान होगा तो हम क्या करते हैं, साइन अल्फ़ा का यूज़ करते हैं। अब वेक्टर एरिया क्या होता है, पहले बताया था आपको कि ये जो है ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन की जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं वेक्टर एरिया, ठीक है, यानी कि ये इस वक्त इसकी जो भी डायरेक्शन है उस साइड पे है, ये इस साइड पे मुड़ा हुआ है या आपकी तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये जो इसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन को हम वेक्टर एरिया का नाम देते हैं, जबकि ये पूरा क्या होता है, प्लेन। तो इस केस में हम ये पूरा प्लेन कंसीडर करते हैं, इसलिए हम कॉज ऑफ अल्फ़ा का यूज़ करते हैं। और अगर हम वेक्टर एरिया की बात करेंगे तो फिर हम क्या करते हैं, साइन अल्फ़ा का एंगल यूज़ करते हैं। MCQs इसमें कुछ इस तरह से आ सकता है कि रिलेशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग कपल, कि डिफ्लेक्टिंग कपल की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास टॉ इज़ इक्वल टू NIAB होता है।